Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for CIB December 2026, this series CIB on the go is a perfect series for you. बिकॉज यहाँ पर आपके CIB के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाया जा रहा है. सो दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू क्वालिफाई योर डिसम्बर एग्जामिनेशन फॉर श्योर. आज हमारा ABFM में लेक्चर नंबर 18 है, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन देखेंगे कि कैसे आपको प्रोजेक्ट्स को, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करके चलना है. एंड अंडर दैट हम लोग होम करेंसी अप्रोच को डिस्कस करके चलेंगे. ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक इंसाइट देते हैं किस तरीके का पेपर का पैटर्न है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, एंड इवन दे टेल यू कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CIB के कहाँ से मिलेंगे? फॉर दैट वी हैव डन सम वर्क. वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट. आप इस डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं. इस डॉक्यूमेंट में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए MCQs मिलेंगे और डिटेल्ड सिलेबस जो है वो आपको इसी ई बुक में मिलने वाला है. ये ई बुक आपको कुछ डिटेल्स को फिल आउट करना है और डाउनलोड फ्री ई बुक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ई बुक आपके डिवाइस में आ जाएगी और आप इसकी हेल्प से अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो. तो ज़रूर इस ई बुक का बेनिफिट उठाइएगा. दैट विल हेल्प यू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन. अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने की. तो देखिए, आपको भी पता है कि जब हम डोमेस्टिकली प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो बहुत सारी अप्रोचेस को हम फॉलो करते हैं. NPV मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड है, IRR मेथड है आपके पास, है ना, और साथ ही साथ आपके पास PI इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है. तो अगर मेरे को प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करना है जो इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग यही मेथड्स को यूटिलाइज करेंगे, है ना, इन्हीं मेथड्स को हम लोग फॉलो करेंगे. बस फ़र्क क्या आ जाएगा कि कुछ चीज़ें आपको इंटरनेशनल करेंसी में होंगी तो आपको उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, और आपको स्पॉट रेट, डिस्काउंट रेट और इन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. तो होम करेंसी अप्रोच जो है उसको डिस्कस कर चलते हैं कैसे प्रोजेक्ट इवैल्यूएट होंगे. सबसे पहला मेथड पे बैक पीरियड मेथड. आपको पता है पे बैक पीरियड मेथड जो है सबसे सिंपलेस्ट वे है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए. पे बैक पीरियड मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड में हमारे जो इनिशियल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी, है ना. हमारा पर्पस क्या है? इनिशियल कॉस्ट को रिकवर करना एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव रहेगा किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हुए, लेट्स से मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक प्रोजेक्ट एक्स का, एक प्रोजेक्ट वाई का, है ना. तो अगर मेरा प्रोजेक्ट एक्स ऐसा है जो 4 साल में मेरे को रिकवरी कर दे रहा है मेरी इनिशियल कॉस्ट की, वेयर एज जो प्रोजेक्ट वाई है उसके कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका रिकवरी पीरियड 6 years है, तो मैं प्रोजेक्ट एक्स को चूज करूंगी बिकॉज वहाँ पर मेरी रिकवरी जल्दी हो रही है, मेरी इनिशियल कॉस्ट पहले मेरे पास वापस आ रही है. ठीक है ना. हम लोग पे बैक पीरियड के बाद हमें क्या बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट को कंप्लीटली इग्नोर कर चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या की पॉइंट्स रहेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा हमें हमारी इन्वेस्टेड मनी को वापस लाने में. इसको हम ईयर्स और मंथ्स में एक्सप्रेस करते हैं. जितना छोटा पे बैक पीरियड उतनी बेटर उस इन्वेस्टमेंट को माना जाता है. और यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि मनी की वर्थ जो आज है वो फ्यूचर में नहीं होगी, यानी आज पैसा ज़्यादा कीमती है, फ्यूचर में उसकी वर्थ कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, है ना. तो यहाँ पर पे बैक पीरियड मेथड को कंसिडर करते हुए हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है इस कंसेप्ट को इंक्लूड नहीं करते. तो पे बैक पीरियड मेथड में अगर मुझे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को पे के इवैल्यूएशन करनी है और वहाँ पर मुझे पे बैक पीरियड मेथड लगाना है, तो क्या फॉर्मूला, क्या प्रोसेस आई विल फॉलो? सबसे पहले मुझे स्पॉट रेट निकालना पड़ेगा. ठीक है, स्पॉट रेट आपको पता है इस फॉर्मूला से निकलता है, जिस भी ईयर का आपको स्पॉट रेट निकालना है. फिर स्पॉट रेट निकालने के बाद मैं इनको कन्वर्ट करूंगी होम करेंसी में. ये सभी वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, तो लास्ट लेक्चर को स्टडी करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ठीक है ना. पहले स्पॉट रेट कैलकुलेट करेंगे, स्पॉट रेट कैलकुलेट करके उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? होम करेंसी में. ठीक है, फिर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा कंपैरिजन किसका होना है? यहाँ पर मेरा कंपैरिजन होना है कैश फ्लोज का विद
इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो दोनों को ही हमें होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन वी विल कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी बन जाएगी क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो देखिए, कैश फ्लोज आपको होम करेंसी में गिवन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 8 लाख रुपीस की दी है। फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज 2469, सेकंड ईयर 3387, थर्ड ईयर 4356 एंड फोर्थ ईयर 4481 लाख के कैश फ्लोज आपको गिवन है, ठीक है ना। होम करेंसी में ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालने हैं। अब आपको यहाँ पर स्पॉट रेट का यूज करने की जरूरत नहीं है। स्पॉट रेट तब यूज करते हैं अगर ये मुझे फॉरेन करेंसी में गिवन होता। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है ये तो सेम ही आ जाएगा 2469, है ना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वहां पर 2469 और 3387 जो है वो प्लस हो जाएगा। इट इज 5856। पोस्ट दैट 5856 प्लस 4356 हो जाएगा, विच इज 10,212। तो यहाँ आ जाएगा 10,212 प्लस 4481, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया 14,693। मैंने कंप्लीटली कैश फ्लोज को क्यूमुलेट कर लिया है। अब मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 8 लाख, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन देखते हैं किस तरीके से हुई। मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख है। मेरे 8 लाख रिकवर हो रहे हैं कहीं जाकर थर्ड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में 8,000 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट हो चुका है। तो मुझे अब निकालना पड़ेगा कि मेरा डिफरेंस कैसे आएगा, है ना। यानी मुझे 2 साल तो पक्का लगे हैं, क्योंकि 2 साल 2 ईयर्स में 5856 ही रिकवर हो पाया था। तो 2 ईयर्स के बाद कितना टाइम पीरियड लगा है वो मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो 2144 है ये कैसे आया, बात इसकी है। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने 8000 हमें चाहिए थे कैश फ्लोज, उसमें से हमने देखा 5856 कब तक रिकवर हो गए। तो 5856 मेरे जब मतलब रिकवर होने में कितना अमाउंट बचा था, वो बचा था 2144। और अगले साल थर्ड ईयर में मेरे कैश फ्लोज कितने थे, थर्ड ईयर में मेरे कैश फ्लोज थे 4356। यानी कि 2144 आउट ऑफ 4356 कब रिकवर हुए, सो इट केम आउट टू बी 2.49, लगभग 2 ईयर्स और 6 मंथ्स जो है वो मेरे पास आ गए हैं एज अ पे बैक पीरियड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड एनपीवी मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाएगा। ये एक ऐसी फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक है जहां पर आप किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो कि कितनी है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं सभी कैश फ्लोज की, कैश इनफ्लोज की, और हमारे पास होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो हमने किए हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे लिए क्या होता है, वो मेरे लिए होता है एनपीवी। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, मेरे पास क्या होता है, एनपीवी। अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव आता है तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। सो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, सबसे पहले स्पॉट रेट कैलकुलेट किया जाता है। फिर जो हमारे कैश फ्लोज हैं, कैश इनफ्लोज हैं, उनको हम होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द स्पॉट रेट। फिर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द स्पॉट रेट। फिर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं इन्हीं कैश इनफ्लोज को यूजिंग द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। और फिर क्या निकाल देते हैं हम, एनपीवी। क्योंकि डिस्काउंटिंग करनी क्यों जरूरी है, डिस्काउंटिंग करेंगे तभी तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगी। तो स्पॉट रेट के बाद हम कैश इनफ्लोज को होम करेंसी में करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को होम करेंसी में करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इनफ्लोज की, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही गिवन है। क्या डेटा आपको गिवन है कि कैश फ्लोज दिए हुए हैं आपको एक प्रोजेक्ट के यूएस डॉलर्स में। 100 लाख आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 30 लाख फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज, 40 सेकेंड के, 50 थर्ड के और 50 ही फोर्थ के। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आपको 12% दिया हुआ है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यूएस का 4, इंडिया का 7, स्पॉट रेट 80। आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है।
तो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में भी सेम क्वेश्चन को यूज़ किया था। अब सेम क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि हमें बहुत सारी बेसिक कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेंगी जो हम यहाँ दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, हमें पहले स्पॉट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्पॉट रेट निकालने के बाद हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हम जो है वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द एनपीवी। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की थी। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर तो आप वहाँ जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज कुछ ऐसे आई थी 2204, 2700, 3100 एंड 2848। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई इंडियन करेंसी में, होम करेंसी में 10,852। उसके बाद एनपीवी निकालना है। तो एनपीवी निकालने के लिए ये वाला 10,852 तो एज इट इज आ गया, दैट इज द कैश फ्लोज, जो कैश इनफ्लोज है मेरे पास। और ये मेरे पास आउटफ्लोज हैं। ये कैसे आया, 100 मेरे को दिया हुआ था, 80 मेरे पास स्पॉट रेट है, तो 8,000 आ गया। तो मेरे पास 2852 जो है वो इस प्रोजेक्ट की एनपीवी आई है, पॉजिटिव है। तो प्रोजेक्ट को आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक पॉपुलर फाइनेंशियल मैट्रिक है जहां पर आप अगेन प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हो। आईआरआर मेथड जो है, आईआरआर मेथड कहता है कि एक ऐसा रेट जहां पर मेरा NPV equals to 0 हो, that is the correct rate, that is the appropriate rate that needs to be followed। ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट्स क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेक इवन डिस्काउंट रेट, या फिर एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहां पर ना तो आपको कोई गेन हो रहा है ना ही आपको कोई लॉस हो रहा है। एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट तब करेंगे अगर उसका IRR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। And the IRR method helps compare the profitability of different types of project। तो स्पॉट रेट निकालेंगे। स्पॉट रेट अगेन वही, कैश फ्लोज को होम करेंसी में करो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को होम करेंसी में करो, हर जगह सेम ही चीज़ कर रहे हैं। और फिर ट्रायल एरर मेथड से आप एक ऐसा डिस्काउंट रेट निकालो जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, जहां पर एक ऐसा रेट जहां पर आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, यानी कि जहां पर आपका एनपीवी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8,000, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। आईआरआर कैसे निकलेगा, तो आईआरआर निकालने के लिए आपने क्या किया, ये आपने लिया सभी कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। रेट तो हमें निकालना ही है, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी है। यहाँ ये एनपीवी 0 है। एनपीवी 0 का मतलब क्या है, ये दोनों क्या बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो हमने ट्रायल एरर मेथड से जब कैलकुलेशन की तो वो 27% आया। अभी 27% कैसे आएगा, तो ये 27% फॉर्म जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे उसकी हेल्प से आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर कर देखना पड़ेगा कौन सा आंसर आपका क्लोज आ रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन 4, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं, जो हमारा फोर्थ मेथड है आज की डिस्कशन का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में अगेन प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, ये इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट की रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलती है, आप अगेन वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर कर कर चलते हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो अगर मेरा PI 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे रिटर्न्स जो हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा है। अगर मेरा PI 1 के इक्वल है यानी प्रोजेक्ट ब्रेक इवन लेवल पर है, यहाँ पर ना तो कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। और अगर मेरा PI लेस देन 1 है, इसका मतलब प्रोजेक्ट बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसे रिजेक्ट करना ही सही डिसीजन रहेगा। तो मेथड वही, स्पॉट रेट निकालो, कैश इनफ्लोज की को होम करेंसी में कन्वर्ट करो यूजिंग द स्पॉट रेट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करो यूजिंग द स्पॉट रेट, फिर डिस्काउंट करो यूजिंग द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, यानी यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू, और फिर PI कैलकुलेट कर दो, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन आपको गिवन है, कैश फ्लोज आपके ऑलरेडी होम करेंसी में है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इन द होम करेंसी, जो आपके लिए हमने भी
मैंने आपको बताया प्रीवियस कैलकुलेशंस की हुई थी, तो वो 10,852 है। कैश आउटफ्लो आपको पता है दैट इज 8,000, तो आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 10,852 को आपने 8,000 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 1.356, यानी आपका जो पी आई है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो आप प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आपका है। तो देखो, जब मैंने होम करेंसी के थ्रू कैलकुलेशंस करी, तो होम करेंसी के थ्रू कैलकुलेशन करते हुए मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई अगर मुझे डेटा होम करेंसी में गिवन है, सिंपल कैलकुलेशंस है। बट अगर मेरा डेटा फॉरेन करेंसी में होगा तो मुझे वहां पर पहले स्पॉट रेट लेकर कन्वर्जन करनी पड़ेगी एंड देन आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रोसेस, है ना। तो इस चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा मॉड्यूल बी का, इस चैप्टर की जितने भी लेक्चर्स हैं इन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, ताकि आपकी ना टॉपिक को लेकर क्लैरिटी बन जाए और टॉपिक पे होल्ड बन जाए। पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं हमारे को 10 चैप्टर से क्वेश्चन के। तो आप इस शीट को यूज कर सकते हो रिवाइज करने के लिए द टुडेज टॉपिक, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 on your screen is: a company is facing a capital constraint and can undertake only one of the two projects. इन दोनों में से एक ही प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो किस प्रोजेक्ट की रिलेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है एज पर पी आई मेथड, ठीक है ना। प्रोजेक्ट ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ है, पीवी आपको 5 करोड़ दिया हुआ है, यहाँ 10 करोड़ है, यहाँ 12 करोड़ दिया हुआ है, यहाँ पर भी आसान कर दिया, इंडियन वैल्यूज आपको गिवन है। तो इसका पीआई आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 5/4, यानी हो जाएगा 1.25। हाँ जी। और प्रोजेक्ट बी में आपके पास क्या हो जाएगा, 12/10, तो इजी हो गया, 1.2 हो गया। तो अगर ये मेरे पास 1.25 है और ये 1.2 है, तो 25 वाला बेटर है, यानी प्रोजेक्ट है मेरा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 9500 लाख की है, उसके एनुअल कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं, तो क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं यहीं पर, क्योंकि पे बैक पीरियड से कैलकुलेशन करनी है। क्यूमुलेटिव फर्स्ट तो सेम ही रहेगा 2850, सेकंड में मेरे पास आ जाएगा 2850 प्लस 3650, ये हो जाएगा 6500, देन आ जाएगा 4800 प्लस 6500, दिस इज 11300 एंड 5100, यानी कि 16400। ये मेरे पास क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज आ गए। अब मेरा पे बैक कैसे निकलेगा, तो देखो 2 साल में तो रिकवर नहीं हो रहे, 6500 है, तीसरे साल में 11300 है, हमारा पैसा इसके बीच में कहीं रिकवर हुआ है, तो मेरा जो पे बैक पीरियड है वो 2 इयर्स प्लस में आएगा, ठीक है। अब प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा आउट ऑफ 4800 कितने पैसे मुझे अभी और रिकवर करने थे, तो मुझे 3000 रुपीज़ और रिकवर करने थे, 3000 लाख और रिकवर करने थे। 3000 कहाँ से आया, तो ये 3000 आया 9500 में से, मैंने 6500 को माइनस कर दिया। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये तो 2 इयर्स है ही है, और 3000 को आपको डिवाइड कर देना है 4800 से, तो इट इज़ 0.625, यानी 2.625 और यू कैन से 2.63। तो मेरे पास जो है यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। इजी है, आगे चलते हैं। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन्हें कंसिडर करना है और उसके बेसिस पर आपको आंसर करना है कि कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। पे बैक पीरियड मेजर्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। एनपीवी इनकॉर्पोरेट्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी ठीक है। आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां एनपीवी इक्वल्स टू 0 है, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड पीआई कंपेयर्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको तैयारी के लिए चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, है ना, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएं। तो उसके लिए आप एडुटैप की वेबसाइट पर जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे एंड CAIIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको CIB के सभी कोर्सेज जो हैं वो विजिबल होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द CIB मास्टर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कोर्स अवेलेबल है। मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलती हैं डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस, जहाँ पर आप अपने सिलेबस को
धीरे धीरे कर कर शॉर्ट शॉर्ट टाइम इंटरवल्स में सिलेबस को आसानी से कवर अप कर सकते हैं। देन आपको यहाँ मिलते हैं IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी जगह पर मिलते हैं। तो कंसेप्ट प्रिपरेशन से लेकर, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग से लेकर, कंसेप्ट की प्रैक्टिस तक हर चीज़ आपको एक ही जगह पर मिल रही है। दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज द मास्टर कोर्स। तो ये कोर्स आपको 2 वैलिडिटीज़ के साथ अवेलेबल है। आप अपनी वैलिडिटी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स के साथ आपको मिलता है फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक ऑप्शन, यानी हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे आप अपने मेंटर्स के साथ बात कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन। ठीक है, उसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको CIB में आ रही है, यू कैन कम एंड टॉक टू योर मेंटर्स। अब ये जो मास्टर कोर्स है फुल फ्लेजेड चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ अवेलेबल है, दिस वन। एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है फॉर BFM, फॉर ABFM, फॉर ABM एंड फॉर BRBL। चारों सब्जेक्ट्स के लिए अलग से भी ये मास्टर कोर्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इस मास्टर कोर्स को आप इंडिविजुअली या कंबाइंड जैसे लेना चाहें वैसे आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ आई वुड से कि आप, अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, आपको ऐसे MCQs की प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके के पेपर में MCQs पूछे जाते हैं, तो आप CIB की कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो एडुटैप की तरफ से है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। यहाँ चारों ही सब्जेक्ट्स के आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स को चूज कीजिए एंड प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए और ये कोर्सेज और अफोर्डेबल हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय साइड। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।